अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब फैयाज साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साबिक़ा रुकन असम्बली व कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम सैयद मोइन साहब, मुमरा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर गदा पठान साहब, भिवंडी के वर्किंग प्रेसिडेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शादाब उस्मानी साहब, अमुल कामले साहब, जैद शेख साहब, रवीश मोमिन साहब, अफसर मोमिन साहब, अब्दुल हसीब जामई साहब, मोहम्मद अहमद सज्जू साहब, फैज खां साहब, नूरुल ऐन साहब, शहीन शाह शेख साहब, एडवोकेट साकिब अंसारी साहब, और मैं अपनी आज की इस तकरीर को अल्लाह के फजल व करम से मैं जो कुछ बयान करूंगा, मैं इसको मेरे भाई और भिवंडी के जो सदर हैं खालिद गुड्डू साहब की नज़र पेश करता हूं, जो आज जेल की सलाखों में हुकूमत के जुल्म का शिकार है, और हम अपनी जानिब से महाराष्ट्र की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि खालिद गुड्डू साहब को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। 2 साल से खालिद गुड्डू को जेल में रखना ये इंसाफ की तौहीन है। हुकूमत का काम यह है कि किसी को जेल में ना रखे, बल्कि उनको जेल के बाहर लाए। अगर उन पर कोई मुकदमात हैं तो आप चलाइए जरूर, मगर मेरा मानना यह है कि खालिद गुड्डू को निशाना बनाकर उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए इस तरह की साजिश और मंसूबा रचा गया। मैं खालिद गुड्डू की इस जो जेल में रखा गया, उन पर जो मुकदमे आयद किए गए, मेरा मानना यह है कि तमाम के तमाम मुकदमात में कानूनी तौर पर कोई उसमें दम नहीं है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि खालिद गुड्डू बाहर आए, इसीलिए उनको जेल में रखा जा रहा है। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास देर है अंधेर नहीं है। जल्द से जल्द अल्लाह अपने फजल व करम से खालिद गुड्डू साहब को रिहा करवाएगा। मैं महाराष्ट्र की हुकूमत से भी ये कहना चाहूँगा, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली की हुकूमत शिवसेना के एमएलएस के ऊपर ईडी का रेड कर रही है, और जिस तरीके से शिवसेना और खास तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं कि कहीं मेरे किसी प्यारे को जेल में ना डाल दिया जाए, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आपको अपने पार्टी के लोगों की फिक्र है कि कहीं मोदी की हुकूमत उनको जेल में ना डाल दे,
तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे अपनी हुकूमत में खालिद गुड्डू को जेल में डाला। याद रखिए, अगर खालिद गुड्डू जेल को जा रहा है हुकूमत के जबर और जुल्म का शिकार होकर, तो कहीं दिल्ली की हुकूमत भी अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करे और आपके ही करीबी लोगों को जेल में ना डाल दें। अगर आज आप फिक्रमंद हैं, तकलीफ में हैं, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, खालिद गुड्डू के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी? उनके घर में उनके भाइयों पर, उनके अफराद खानदान पर, उनके दोस्तों पर क्या गुजर रही होगी? इसीलिए हम महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप खालिद गुड्डू को रिहा करवाइए, मुकाबला करिए सियासत में, मैदान में मुकाबला करिए। लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान के दायरे में रहकर मुकाबला करिए। किसी को जेल में डालकर ये बहादुरी का काम नहीं है। बहादुर वो है जो अपने मुखालिफीन को भी छोड़े और कहे कि आओ प्यारे आजमाओ किस्मत, देखते हैं मैदान में अवाम किसको पसंद करती है। अगर आज हुकूमत महाराष्ट्र की सरकार लोकशाही पर भरोसा करती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो खालिद गुड्डू को रिहा करवाएगी और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये कहेगी कि खालिद गुड्डू तुम बाहर निकलकर हमसे मुकाबला करो। हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी जेल में ना जाए। सियासतदान है, राजनेता है, अगर वो जेल को चले जाएंगे तो याद रखो उनकी मकबूलियत में और इजाफा होता रहेगा। खालिद गुड्डू की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, ना इंशाअल्लाह कमी आएगी। खालिद गुड्डू एक दिन रिहा होगा और जब खालिद गुड्डू रिहा होगा तो पहले से ज्यादा ताकतवर एक सियासी नेता बनकर रिहा होगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजलूमों का साथ देती है। जुल्म करने वालों याद रखो, इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। आज तुम इख्तिदार के नशे में चूर होकर मजलूमों को जेल में डाल रहे हो, मगर इंसानियत की तारीख गवाह है कि जिस हुक्मरान ने अपनी ताकत के बलबे पर अगर वो ये समझ रहा है कि किसी को मैं जेल में डाल सकता हूं, कुदरत का काम यही होता है कि जो हुक्मरान जुल्म करता है, अल्लाह उसी हुक्मरान को एक दिन जेल में डालता है और मजलूम को तख्त ताश पर बिठा देता है, और वही काम होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खालिद गुड्डू से दुश्मनी इसलिए क्योंकि खालिद गुड्डू पावर के खिलाफ है। कौन सा पावर? एक तो राष्ट्रवादी के जुल्म के खिलाफ और दूसरा टॉरेंट पावर के खिलाफ खालिद गुड्डू ने आवाज उठाई थी। तो दोनों को यह पसंद नहीं आया कि ये कौन दीवाना खड़ा हो गया जो हमारे इख्तिदार की बुनियादों को हिला के रख दे रहा है। तो टॉरेंट पावर और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर खालिद गुड्डू के खिलाफ झूठे मुकदमे आयद करके हजरत पुलिस को भी इस्तेमाल कर लिए और खालिद गुड्डू पर इल्जाम लगाकर उनको जेल को भिजा दिया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। मुझे इस बात को खुलकर कहना पड़ेगा कि अगर कोई भी ओहदेदार गवर्नमेंट का, उसको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, उसको कानून को, संविधान पर अमल करना है। अगर आज आप संविधान को नजरअंदाज करके, रूल ऑफ लॉ को नजरअंदाज करके, जिसको उर्दू में कहती है कि कानून की बालादस्ती को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आज आप मौज बना लो, कल ये लोग जब इख्तिदार पर सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर कौन आएगा आपको बचाने के लिए? इसीलिए हम अपील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार, जो महाराष्ट्र की जेलों में जो लोग मजलूम हैं, उन सबको रिहा करे। मैं खालिद गुड्डू की बात नहीं कर रहा हूं। जो कोई भी महाराष्ट्र की जेल में जुल्म का शिकार है, उनको छोड़ा जाए।
चाहे वो खालिद गुड्डू हो या नवाब मलिक हो, उनको भी थोड़ा छोड़ना चाहिए। नवाब मलिक की बात नहीं करेंगे। मुल्क का माहौल इस तरह से बना दिया गया कि बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि बला हम तक ना आए, हम जेल को ना जाएं, मगर हमारे पार्टी में अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दो, हम जेल को नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दलाइल और दलील दे रहा हूं। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया जनाब शरद पवार साहिब दिल्ली जाकर दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, तो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शरद पवार साहिब ने देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त भारत के बादशाह बने बैठे हैं, उनसे कहा कि संजय राउत पर कुछ मत करो, उसको जेल में मत भिजाओ, उसके खिलाफ इंक्वायरी मत करो। मैं पूछना चाह रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, उनको नवाब मलिक क्यों याद नहीं आया? नवाब मलिक का नाम लेना था ना। जब देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे तो आप ही के पार्टी का नवाब मलिक है, उसके बारे में भी बोल देते कि नवाब मलिक को भेजा, जेल में डाला गया, मगर नवाब मलिक का नाम नहीं आया। किसका नाम आया? शिवसेना के संजय का नाम आया। तो क्या संजय मलिक से ज्यादा अजीज हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस को? यह हकीकत है, मेरी बात को याद रखो आप। मेरे इस तकरीर के बाद शुरू हो जाएंगे मीडिया के लोग जो शिवसेना की गुलामी करते हैं, जो कोई मोदी की गुलामी करते हैं, जो कोई शरद पवार की गुलामी करते हैं। मैं आवाम का नुमाइंदा हूं, मैं इनका कादिम बनकर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। ये बात सच है कि संजय का नाम शरद पवार साहिब लिए, नवाब मलिक का नाम नहीं लिए। क्यों? नवाब मलिक क्या कमतर है संजय से? आप बताओ, क्या नवाब मलिक कमतर है संजय से? क्या नवाब मलिक और संजय बराबर नहीं है? जब बराबर है तो बोलते भी नहीं है जबान से अपनी। क्यों नहीं बोलते? मुसलमान ये कहां जाएगा, इसको डराओ दौड़ते हुए आएगा हमारे पास। बोलो इसको सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म का गुलाम है, ये हमारे पास दौड़ के आएगा। बोलो इसको गंगा जमुनी, वो बाजा बजा कर आएगा। एक मुशायरा कर दो तो दौड़ कर आएगा। मगर ये आपकी अहमियत है, जब चुनाव आएगा तो चुनाव में कहेंगे ओवैसी की बात पे यकीन मत करो, मोदी को रोकना है, शिवसेना को रोकना है। जब महाराष्ट्र के विधानसभा चल रहे थे, इसी जगह पर मैं आया था, इसी विधानसभा में भिवंडी के, मैंने आपसे अपील की थी कि यहां से खालिद गुड्डू को कामयाब करिए। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करने आया हूं कि आपने अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खालिद गुड्डू को 44,000 वोट से नवाजा। मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मगर उस वक्त आपको याद होगा, यही राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा और शिवसेना को रोकना है। और जब चुनाव हो गए तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने शिवसेना से मिलकर निकाह किया। अब ये 1, 2, 3 में दूल्हा कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर एक सदाबहार दूल्हा आपके सामने खड़ा हुआ है। जब सत्ता को मिलना था, सीएम की कुर्सी थी, मंत्री की पोस्ट थी, दौलत थी, इख्तियार था, तो बोले मुसलमान को छोड़ो, कहां जाएगा,
उसको हम तो हमेशा से धोखा देते आए हैं। हमने भिवंडी में फसाद करवाया, भिवंडी में मरवाया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आई। मुसलमान भूल जाता है, जज्बात मिलाओ मुसलमान को, भाजपा का, शिवसेना का, सेकुलरिज्म का इसको पाठ इसके सामने को मुसलमान सन्नाटे में आ जाता। अब आप बताइए, जब मैं पुकार कर कह रहा था 2019 के असेंबली और विधानसभा के चुनाव में कामयाब करो खालिद गुड्डू को, आपकी आवाज विधानसभा में जानी चाहिए, तो मेरी ही मुखालिफत में हमारे ही दरमियान से लोग खड़े होकर कहे ये जज्बाती बात करता है। अब बताओ क्या मैं सच था ये और आप झूठे नहीं थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप जब यहां पर इंशाअल्लाह ताला भिवंडी के लोकल बॉडी के बल्दिया के इंतखाबात होंगे तो आप एक अच्छा फैसला करेंगे और आप मुत्तहिद होकर यहां से इंशाअल्लाह मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कमजोरियों को, हमारी खामियों को दूर किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप हमारी रहबरी करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। अगर हम गलती करते हैं तो हमारा हाथ पकड़कर टोकिए, मगर इस कारवां को, इस जिम्मेदारी को आपको लेकर आगे बढ़ना है, आपको कामयाब करना है। मैं यहां पर नहीं आया हूं अपने लिए, बार बार यही कहता हूं मैं और कहता रहूंगा। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि ताकि आपकी लीडरशिप बने, आपका कायद बने, जो आपकी आवाज विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, यहां की बल्दिया हो, वहां पर गूंजे। करंट पावर के जुल्म का खात्मा हो। ये बुनकरों की सरजमीन है, ये मजदूरों की सरजमीन है, और यहां पर एक बर्फी कंपनी गरीबों का खून चूस रही है और खून चूसने में मदद कर रही है शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस। आखिर क्या बात है कि सिर्फ यहां पर कितने वो कोणार्क विकास अघाड़ी के सिर्फ 4 नगर सेवक है और उनका महापौर बन जाता है, सिर्फ 4 उनके। और फिर इसमें कांग्रेस भी और शिवसेना भी, बीजेपी भी इनकी मदद करते हैं। क्या बात है, ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? 4 इनके, 47 कांग्रेस के, भाजपा के 18। क्या बैठ के बिरयानी खा लिया तुम लोग? पूरा भिवंडी को लूट लिए। 850 करोड़ का बजट कहां इस्तेमाल हुआ? जब ये सवाल हम करते हैं 850 करोड़ कहां गए, तो कल आप देखेंगे सुबह से ये रात भर नहीं सोएंगे मेरी तकरीर सुन के, करवटें बदलते रहेंगे। कैसा बोला, कैसा बोला, ये बोला, वो बोला। अरे बोलेंगे बाबा, तुम्हारे बाप को भी बोलेंगे, तुमको भी बोलेंगे, बोलते रहेंगे। अब सुबह से शुरू हो जाएंगे, ये भड़काऊ भाषण दिया, ये ऐसा बोला, वो उस समुदाय के खिलाफ बोला। अरे बाबू, कभी तकरीर सीखना है ना संविधान के दायरे में रहकर, तो आओ मैं तुमको समझाता हूं कैसे तकरीर करना चाहिए। मगर कल से शुरू कर देंगे, 10 बजे से मीडिया को फोन आएगा, ये वो क्लिप चला ना वो इसी की, ये उसने ऐसा बोला था, तू चलाना क्यों नहीं? एक कल रात में वारिस को बुला के बिठा के इसको पूछ जरा। कितनों को बिठा के पूछेंगे, कुछ भी निकलने वाला नहीं है इसमें से। जो बात सच्ची होती है वो कड़वी होती है। कड़वी उन लोगों के लिए होती है जो जुल्म करते हैं, और जो बात सच्ची होती है वो आवाम के दिलों को छू जाती है और दिलों में समा जाती है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत। 850 करोड़ का बजट, और अस्पताल जैसा भी कहा गया कि वेंटिलेटर पर है। 850 करोड़ कहां गए? कैसे था अस्पताल नहीं अच्छा हुआ? किसके जेब में गए? आप अंदाजा लगाइए। 850 करोड़ का बजट
बजट अगर अस्पताल की अच्छाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता तो गरीबों को इससे फायदा पहुंचता भिवंडी की। मगर इनको ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, गारत का घड़ा है, इनका भरता नहीं है। 850 बड़े, मेरे को कितना, तेरे को कितना, अरे क्या ये खाजरा का लंगर है, लूट के लेके जाएंगे? ऐसा लगता है कि पूरे डाकू एक हो गए, ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। और इसी हिस्सेदारी में आपको अपना हिस्सा नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मेरी आपसे अपील है कि आपकी आवाज भिवंडी की बल्दिया में गूंजनी चाहिए, आपके मसाइल के हल मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह 44,000 वोट खालिद गुड्डू को दिए, मुझे यकीन है कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिदा तौर पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा था, बता रहा था कि मुल्क में जो हालात हैं वो आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज प्रधानमंत्री, देश के वजीर आजम, दिल्ली के बादशाह अपनी हुकूमत के 8 साल के मुकम्मल होने पर बड़े बड़े बातें आज किए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से इतना पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, आखिर ये क्या बात है कि 1 लीटर दूध और 1 डबल रोटी का लोफ पैकेट एक ही कीमत में क्यों मिल रहे हैं प्रधानमंत्री? 1 लीटर दूध और 1 डबल रोटी का पैकेट। तो बीजेपी वाले बोलेंगे क्या बोलता है ना, क्या बोल रहा है, दूध भी खरीद ले, डबल रोटी खा ले, पेट भर जाएगा। अरे आप बताइए, महंगाई, कभी इतनी महंगाई भारत में कभी नहीं हुई थी और आज 8 साल देश के प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत के मना रहे हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट है। बेरोजगारी नौजवानों में जो भारत में, दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। मगर मोदी जी बोल रहे 8 साल में मैंने चांद पर जाकर मट्टी आपके कदमों में डाली। आपको देश के प्रधानमंत्री बोल रहे कि 8 साल में बहुत बड़ा काम कर दिए। फिस्कल डेफिसिट 40 साल में सबसे ज्यादा है। रिटेल इन्फ्लेशन 20 साल में सबसे ज्यादा है। और जो महिलाओं की, खवातीन का वुमेन फोर्स है, उसमें कमी आई है। 10% से कम महिलाएं काम कर रही है भारत में। आप बताइए इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8 साल का जश्न बीजेपी मना रही है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि भारत के फॉरेन रिजर्व जो $640 बिलियन से $595 बिलियन पर आ गए? कौन जिम्मेदार है इसका? FIIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स 22% से 19% पे आ गए इंडियन स्टॉक्स के। कौन जिम्मेदार है इसका? इखलाक को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? पीलू खान को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? रकबर को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली का फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? गाय के नाम पर पीटा गया, कौन जिम्मेदार है? दाढ़ी के नाम पर मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सर पर टोपी पहनने पर मारा गया, हाफिज जुनैद को बदलती हुई ट्रेन में मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सेंधवा में 12 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश खरगोन में 22 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? राजस्थान के खैरोली में फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? और 8 साल का जश्न मना रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अब जब आप भाजपा के लोगों से पूछेंगे, ना मोदी जी ने तो 370 निकाल दिया, तो जब 370 निकाल कर आपने कहा था कि आतंकवाद का खात्मा कर दिया,
तो कल एक टिकटॉक एक टीवी के स्टार को गोली मार दी गई, कौन जिम्मेदार है? एक गवर्नमेंट का मुलाजिम पंडित था, कश्मीरी पंडित, उसको मार दिया गया, कौन जिम्मेदार है? तुमने झूठी पिक्चर तो बना दी, जज्बात में नफरत पैदा करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों के लिए, मगर वो पंडित को मारा, कौन जिम्मेदार है? तुम्हारी सरकार है। पड़ोसी पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में घुस कर आकर गोलियां चलाते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? आपकी सरकार है। नौकरियां नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जवाब देगा इसका? हां, मैं मानता हूं कि इन सब की जिम्मेदारी अगर किसी पर है, इन्फ्लेशन बढ़कर है, तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। नौजवानों में, युवाओं में बेरोजगारी है, तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, औरंगजेब जिम्मेदार है, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। सरकार आपकी है, मैं खुद कह रहा हूं ना, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां सब जिम्मेदार हैं, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं भारत के मुसलमानों को भिवंडी से कहना चाहूंगा। भारत के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, भारत कैसे बना? ये आज जो भारत है कैसे बना? ये आरएसएस, बीजेपी कहती है कि आक्रमण करने वाले मुसलमान आए थे, कहते हैं ना, ये आए थे, आक्रमण करने वाले आए थे भारत में। तो क्या भारत की तारीख सिर्फ मुगलों से शुरू हुई क्या? नहीं, 65,000 साल पहले भारत में, जो मौजूदा भारत है या जो हम जिसको कहते हैं, ये हमारा जो खित्ता है, उसमें 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। 65,000 years ago, people from Africa came to India or Bharat of that time. फिर 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। फिर उसके बाद मशरिकी एशिया से, ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर उसके बाद से सेंट्रल एशिया, वेस्टी एशिया से लोग आए, उनको आर्यन बोलते। तो 4 किस्म का माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से, ईरान से, और तीसरा हुआ मशरिकी एशिया से, जिसको स्टेट पैस्टोरलिस्ट कहते हैं। चौथा वेस्टी एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये 4 आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों, तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो, अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता। चलाओ। तो 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दक़ा आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी वाले से मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अबे अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा
कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। अच्छा, अब इसका जवाब यहीं पर देता हूं, भिवंडी में सुनो। मुंह नहीं लगना मेरे, तुम याद रखो, मैं उन पागलों की तरह नहीं हूं, थम्सअप नहीं हूं, दलाल देकर बात करता हूं। सुनो, मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से। हम तमाम का ताल्लुक, हमारे अब्बा कौन है? अब्बा कौन है? हमारे अब्बा कौन है? बाबा हमारे अब्बा आदम है। और जब अल्लाह ने हजरत आदम को हमारी अम्मा के साथ दुनिया में भिजाया, तो अब्बा ने कहा कदम रखा मालूम? भारत में। तो ये मेरी बाप की जमीन हुई। अब बाप की जमीन से औलाद का कोई हक छीन सकता? छीन सकता? अब्बा अल्लाह भिजाया तो बोले भारत में आ गए, एक कदम यहीं रखा, अब बाकी जमीन है। अब ये तो मेरे को कहां मिला रहा जाके? मेरा ताल्लुक अब्बा आदम से है प्यारे। मगर जब तुमने ब्राह्मण कहा, तो क्या यह बात सच नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक जो भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान किए, मुजाहिद आजादी है, क्या वो नहीं कहा था कि आर्यन लोग आर्टिक से आए थे? आर्टिक, उन्हें कहा था ये बात। अब बताओ इस पे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे तुम बताओ इस पे? इसलिए कह रहा हूं कि भारत में अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है, वो आदिवासी है, द्रविडियन है, बाकी के सब लोग हैं। और ये प्रूव हो चुका है कि आबादी का 65% हिस्सा, ये चार जो माइग्रेशन हो रहा, करा के देख लो। मगर बीजेपी संघ क्या बोलेगी, शिवसेना भी, सब मुगल आए, मुगल आए। हाँ ठीक है, मुगल आए तो पेट्रोल बढ़ गया, मुगल आए तो डीजल बढ़ गया, मुगल की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, मुगलों की वजह से इन्फ्लेशन है, मुगलों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में हमारे FIS 22 से 19% हो गए, मुगलों की वजह से रोटी महंगी हो गई, मुगलों की वजह से दूध महंगा हो गया। अरे सब हम ही जिम्मेदार है, तुम तो दूध के दूल्हे हो। देश का प्रधानमंत्री मुसलमान है, आप नहीं है ना। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आप नहीं है, कोई और है। हर चीज को मुगलों से जोड़ दो। अरे मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है, वो बादशाह थे। बादशाहों का ताल्लुक दीन से नहीं होता, जो खलीफा होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। ये बादशाह थे, इनका क्या प्रॉब्लम था? हमारा इख्तिदार बाकी रहे। वो बादशाह थे, अब नहीं मंदिर तोड़े, तो फिर इसका भी जवाब सुन लो। ये जो अशोका का पोता था, पुष्यमित्रा सिंघा कौन थे? अशोका के पोते को किसने मारा? और यही शख्स ने 40,000 बुद्धिस्ट इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। चलो बोलो इसमें झूठ है क्या? बोलो इसमें झूठ है क्या? कौन था पुष्यमित्रा सिंघा? बताओ। नहीं बोलेंगे। अब जब सुनेंगे तो खामोश हो जाएंगे। अशोका के पोते बनाने वाला कौन था? नाम बोलो। नहीं बोलेंगे। ये आपको समझना है। अब बात करें कि बोलेंगे यूं करे। अच्छा फिर क्या जेम्स का इख्तिदार नहीं था भारत में? क्या शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स में तसादुम नहीं हुआ? क्या तुम तारीख तुम दो मोड़ के पेश
नहीं बोलेंगे, शाम सूंघ जाएगा इनको, बोलेंगे नहीं मुगल मुगल। अबे रात में मुगल, दिन में मुगल, बैतुल खला में मुगल। कभी निकलो तारीख से। तारीख यह है भारत की कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे भारत में। आर्यन तो 4,000 साल का मामला। और फिर बोलते नहीं ये अनटचेबिलिटी जो है ये मुगलों ने शुरू की। झूठ। सच क्या है? सच ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 400 AD यानी हजरत ईसा के इस दुनिया से उठाने जाने के बाद 400 AD में ये अनटचेबिलिटी शुरू की गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। ह्यूम सैंग एक ट्रैवलर है, उसकी किताब पढ़ो। ये संगी नहीं पढ़ते, खाली मुगल मुगल मुगल। बोलो कौन के बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं कहा था? उस पर बात नहीं करेंगे। और बोलेंगे तुम लोग मंदिरों को तोड़ दिए, तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादत गाह पर बनाई गई? बोलो मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। मैंने बात करें बोलेंगे क्या बोलता है? तेरे घर में खोदेंगे। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि आपके घर में खोदेंगे। मैंने कहा मेरे घर में तुम खोद नहीं सकते। बोले कैसे नहीं खोद सकते? बोला मेरा घर है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, याद रखो। खोदेंगे। अब बोल रहे ताजमहल के नीचे, उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी RSS वाले जरा कान खोल के सुनो। आप किसी को बोलना नहीं, बात मेरी किसी को नहीं बोलेंगे ना आप। ना नहीं बोल रहे तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे। तो इसलिए खोद रहे वो लोग कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे। कहां है, कहां है? नरेंद्र मोदी की MA पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं मिला। क्या बात है बताइए आप? ये जोक है, सीरियस मत ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में बोलते, जरा ह्यूमर होना चाहिए। तो ह्यूमर की बात कर रहा हूं। कोई बोलते ताजमहल में मेरे को कोई सोशल मीडिया पे दिखा एक शख्स, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कोई आदमी था, उनका कोई क्यूरेटर दोस्त था, वो उनके साथ ताजमहल को गए। बोले मुझे नीचे जाके 2 कमरे में देख रहा है। तो उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि तुम्हारा फोन डिपॉजिट कर दो। फोन डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद नीचे गए तो फिर चेकिंग हुई। फिर वो कमरे के पास ताले पर लगा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप। बोले नहीं अंदर नहीं आ सकते आप। अरे बोले भाई खाली खरीद करके नहीं, देखना भी नहीं, तुम कान लगा के सुन सकते। तो बेचारे कान लगाए तो अंदर से इंसानों की आवाज आ रही थी। अंदर से इंसानों की बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी। और वो आवाज क्या बोल रही थी? चौकीदार से पूछो महंगाई इतनी क्यों है। इस पे तो केस नहीं बुक हो सकता ना। जब बुक कर लो शाहजहां पे, मुमताज पे, मुझे क्या करना है? मैं सोशल मीडिया पे पढ़ के कह रहा हूं, उसको बुक करो आप। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं।
ऐलान जंग कर चुके हैं और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही है तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। हलाल पे गोश्त पे नहीं बोलेंगे, हिजाब पे नहीं बोलेंगे, अज़ान पे नहीं बोलेंगे, ज्ञानवादी मस्जिद को छीनने की बात पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को डराओ, वो तो हमारा कैदी है, और हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका मुझे जिस बात का अंदेशा है कि अगर इस तरह से दबाया जाएगा, इस तरह से रुसवा किया जाएगा, तो फिर ये जो नौजवान जो आज भारत में खासतौर से दलित और मुसलमान नौजवान हैं, अगर उनका एतमाद जमहूरियत से, लोकशाही से अगर कम हो जाएगा, वो अपने घरों में जाकर बैठ जाएंगे, वो घरों में जाकर अपने बैठ जाएंगे और दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये नौजवान जो कल इस देश का मुस्तकबिल इनके कंधों पर रहेगा, वो मायूस होकर, रुसवा होकर अपने घरों में बैठ जाएं, अपने दरो दीवार को बंद कर ले, अपने दिमाग को सोचने की और तमीज पर जोर न डालें और बंद कर ले अपने दिमाग को। वो हमारी जमहूरियत के लिए खराब दिन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, जमहूरियत है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बोला तो कौन सा गुनाह किया? मैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लो आप, मैंने उस फैसले को कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था, ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब सच साबित हो रहा है। उस वक्त भी सब गालियां दिए मुझे। मैं भिवंडी की आवाम से, भारत के मुसलमानों से और भारत के हमारे हिंदू और दलित भाइयों से जो अम्बेडकर और गांधी को अपना लीडर मानते हैं, इस दीवाने की बात को यकीन थोड़ा करो। तुम मुझसे नफरत करो इनफरादी तौर पर, मगर मैं कह रहा हूं कि मेरी बात को सुनो, याद रखो, ये रात लंबी रहने वाली है। भिवंडी का आवाम, भारत के मुसलमानों में इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई सेकुलर पार्टी आकर तुम्हारे इस अंधेरे को दूर करेगा, ये अंधेरा क्या है? फिरका परस्ती का अंधेरा, नफरत का अंधेरा। इस अंधेरे में अगर रोशनी अगर कोई पैदा कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं। आप एक चिराग जलाओ अपनी सियासी ताकत का, एक चिराग जलाओ। इस चिराग में तुमको तेल की जरूरत नहीं, इस चिराग में तुमको अपने आंसुओं की और अपने जज्बात की जरूरत है। तुम एक चिराग जलाओ इन तूफानों में, इन नफरत के तूफानों में, इस चिराग को जलाओ और अपनी रोशनी से तमाम माहौल को मुनव्वर कर दो। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो फिर आने वाली नस्ल आपको जवाब नहीं देगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब, हलाल गोश्त, मस्जिद, अज़ान, CAA सब पे होते होते अब टीवी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास भी हो रही है। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया।
मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। हैदराबाद में आज कमिश्नर पुल हैदराबाद के पास एक कुल जमाती डेलीगेशन गया, मगर आपको बता रहा हूं और आप गवाह हैं मेरी इस बात का कि जब कमली वाला पर कोई अनाप शराब बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर काली फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई दिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ, क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब मुंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ, बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनाव शनाब लगता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो भी कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। मैं आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहा हूं। मैं अपनों के दरमियान में खड़ा होकर आपसे भीख मांग रहा हूं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे उम्मीद है। अगर मेरी बात कड़वी लग रही तो अपना दीवाना बेटा और भाई समझकर माफ कर दो, मगर मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे सामने बोलूं। अगर तुम्हारे सामने नहीं बोलूं तो कहां जाकर बोलूं, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपको अपनी एक सियासी ताकत को मजबूत करना, चाहे जिले सतह पर हो, बल्दिया का इलेक्शन हो, जिला परिषद का इलेक्शन हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, नुमाइंदा होना चाहिए। मत जाओ उन लोगों की बातों में कि ओवैसी खड़ा होगा तो उन्होंने जीत जाएंगे। अरे जब मैं नहीं भी खड़ा हो रहा हूं तो जीत रहे ना। मुबारकपुर से ताल्लुक रखने वाले कितने यहां पर बताओ, हाथ उठाओ। मुबारकपुर से कितने लोग हैं? कि जामे तो अशरफिया की बिल्डिंग को तोड़ा गया तो समाजवादी के लोग बोले? नहीं बोलेंगे। फिर आप क्या करेंगे? नहीं इलेक्शन आया, नहीं ओवैसी बोलता अच्छा भाई, मगर अब क्या करेंगे? आप याद रखो, आप हुकूमतों को नहीं बदल सकते। आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप रख दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बता, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप फेसबुक करो। देश के प्रधानमंत्री को एक काम करना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी इस तरह की अनाप शनाप बता है,
उसका सियासी चराग उठता जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, शरद पवार साहब, आपको बोलना चाहिए। आपके बारे में कोई बोला तो थप्पड़ मार देंगे। उद्धव ठाकरे, आपको बोलना चाहिए। मुखालिफत करो आप, कम्युनिस्ट की कोई एतराज नहीं है, मगर हर चीज की एक हद होती है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि आप किसी भी मजहब के बारे में, उनके बड़े बड़े लोगों के बारे में आप अनाप शनाप बकते। मुझे भी इख्तलाफ है बीजेपी से, शिवसेना से रहेगा जिंदगी भर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए, और बीजेपी से अपील कर रहे हैं कि ये आप नेशनलिज्म का, भारत से मोहब्बत का दर्श हमको मत दो। हम वो लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग जेल में थे, एक खत भी हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से माफी का नहीं लिखा। क्या अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा में को अंग्रेजों को खत लिखा? फांसी पर चढ़ गए मोदी जी, अंग्रेजों के खिलाफ माफी नहीं मांगी, पेंशन नहीं लिया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से अंग्रेज का घर नहीं लिए। हमने कहा यही हमारा भारत, हमारा घर है, लड़ेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे या फिर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। और जिस शख्स का तुम जश्न मना रहे हो, क्या उसका नाम महात्मा गांधी के कपूर इंक्वायरी कमीशन में नहीं आया? जो महात्मा गांधी के कदम में कॉन्स्पिरेटर है। सोचो, अगर गांधी से मोहब्बत है तो जबान पर गोडसे और गांधी के कातिलों का नाम नहीं आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, और आपसे अपील करता हूं कि अपनी दुआओं में खालिद गुड्डू के लिए और नवाब मलिक के लिए दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।